यूपी में कोरोना को काबू में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर जिले में जाकर वहां पर कोविड कंट्रोल का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं, जहां उन्होंने डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वाराणसी में कोरोना नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। वाराणसी से पहले सीएम योगी ने आजमगढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन में लगी आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम योगी ने आज गोंडा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के जिले जिले में घूम रहे हैं और कोविड के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा परखा जा रहा है खुद मुख्यमंत्री द्वारा। आज भी मुख्यमंत्री पहले गोंडा पहुंचे, फिर आजमगढ़ गए और वहां से सीधा वाराणसी पहुंचे, जहां पर अस्पताल का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने। इससे पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे और सीधे पुलिस लाइन से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड की व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली। यहां पर पीड़ित लोगों से बातचीत और उनको सलाह देने के बारे में तैनात कर्मचारियों से पूछा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार हो रही ज्यादा टेस्टिंग, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, तीसरी लहर के लिए प्रदेश तैयार है। आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है, जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सपा नेता आजम खान की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि सपा नेता आजम खान को कोरोना हुआ। जेल से उन्हें जब हालत खराब हुई तो मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीते कई दिनों से वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और अब जो ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, उसके मुताबिक डॉक्टर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं आजम खान की, लेकिन फिलहाल आजम खान की हालत गंभीर बनी हुई है। फेफड़ों में दिक्कत है, जिसकी वजह से लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सपा नेता आजम खान की हालत गंभीर बनी हुई है, तबीयत खराब है उनकी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है सपा नेता आजम खान का, जिसमें बताया गया है कि तबीयत अभी भी क्रिटिकल है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो आजम खान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लगातार निगरानी आजम खान की डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। आजम खान की हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में, ये इस मेडिकल बुलेटिन के जरिए बताया गया है। डॉक्टर्स की लगातार निगरानी में है आजम खान, यानी डॉक्टर्स लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। आजम के फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाई गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और आज सीएम योगी आजमगढ़ दौरे के वक्त उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई, जब आजमगढ़ में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त एक गाय दौड़ती हुई हेलीपैड पर आ पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडिंग से ऐन पहले हेलीकॉप्टर की तेज आवाज और धूल के उड़ते गुब्बार के बीच अचानक एक गाय दौड़ती हुई हेलीपैड पर जा पहुंची।
और गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिले में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। याचिका में नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद जिला प्रशासन पर ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जिला प्रशासन खुद कोरोना संकट में ऑक्सीजन बेच रहा है। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के डीएम से 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले की जांच आईएएस अफसर से करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इस याचिका पर अब 7 जून को सुनवाई होगी। वहीं प्रदेश में बेशक कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। रोज नए केस आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको हम फिलहाल 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगरा, मेरठ और मऊ की तस्वीरें हैं। आगरा में जहां बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 22 सस्पेक्टेड मामले सामने आए, जिसमें 6 मामले कंफर्म हुए और 1 की मौत हो गई। मेरठ में ब्लैक फंगस का आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका है और पिछले 24 घंटों में 12 नए लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में आंकड़ा 104 पहुंच गया है। वहीं 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इधर मऊ में कुल 4 ब्लैक और व्हाइट फंगस के मरीज मिले हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के कुल 4 मरीजों के मिलने की पुष्टि मऊ में हुई है। और मेरठ में ब्लैक फंगस का आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 12 नए लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में आंकड़ा 104 पहुंच गया है। ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 10 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। मेरठ सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस के अब कुल एक्टिव केस 64 हैं और जल्द ही ब्लैक फंगस को भी नियंत्रित कर लिया जाएगा। पिछले कई दिनों से ब्लैक फंगस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के मार्केट से गायब होने की खबरें तेजी से फैल रही थीं। इन सब खबरों पर विराम लगाते हुए प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि तीमारदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं। ब्लैक फंगस में अभी तक मेरठ शहर के अंदर 104 मरीज मिले हैं, जिसमें से करीब 32 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज मतलब कल 2 जनों को डिस्चार्ज किया गया था। एक्टिव केसेस जो हमारे शहर में हैं वो 64 हैं। डेथ जो है वो कुल मिला के 10 है। और राजधानी लखनऊ में कई लोगों ने ब्लैक फंगस इलाज के दौरान अपनी जान भी गंवा दी। राजधानी लखनऊ में 90% हॉस्पिटल में बेड फुल हो गए हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ब्लैक फंगस की मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। पीजीआई हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पेशेंट के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि खून की उल्टी होने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया और लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां जांच के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। मामला ये है कि अप्रोक्सीमेट 17 अप्रैल को उनको फीवर आया, तो हम लोगों ने इमीडिएट उन्हें लखनऊ के डॉक्टर से कंसल्ट किया। फीवर से वो बढ़ता रहा तो उनको कुछ कोविड के सिम्टम्स हुए, जिससे डॉक्टर मल्होत्रा करके हैं, उन्होंने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू उन्हें अच्छा उपचार दिया और 20-25 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से रिकवर हो। ये अप्रोक्स 14 तारीख को उनको इमीडिएट खाना खाने के बाद खून की उल्टी और सिटी स्कैन के लिए बोला। नेक्स्ट जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है और वैसे की रिपोर्ट आती है तो उसमें जो भी आपका ब्लैक फंगस है स्टोमक में आइडेंटिफाई होता है। उन्होंने तुरंत उसे डॉक्टर साहब ने पेशेंट को फोर्ड में एडमिट किया और मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। जो कोरोना की दूसरी लहर के बीच जानकारों ने जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा जता दिया है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए खास योजना पर काम हो रहा है, जिसके तहत 12 साल के कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का वैक्सीनेशन करने की योजना बनाई जा रही है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि जिन लोगों के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उन्हें वैक्सीनेशन अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग से अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे, ताकि अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर ही पड़ सकता है। बच्चों की देखभाल उनके अभिभावकों को करनी होगी, तो जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं
उनके अभिभावकों को प्राथमिकता से जो है वो टीका लगाना उन्होंने ये निर्देशित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जहाँ पर भी हमारा टीका लगाने की व्यवस्था 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हो रही है, वहाँ पर जो 12 वर्ष से कम के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एक अलग काउंटर और उनको एक अलग व्यवस्था बनाकर, बूथ बनाकर सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पर टीकाकरण कराया जाएगा, ताकि उनको प्राथमिकता से भी टीका कराया जाए। और ताकि अगर कल को मान लीजिए बच्चों में किसी बच्चे में कोई इस प्रकार का संक्रमण आता है तो पेरेंट्स को अगर वैक्सीन लगी रहेगी तो वो पेरेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 3,981 मामले सामने आए हैं और 11,918 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब 76,703 सक्रिय मामले हुए हैं। रिकवरी दर 94.3% हो गई है। वहीं 24 घंटे में 157 लोगों की मृत्यु हुई। कल प्रदेश में 3,26,399 सैंपल टेस्ट किए गए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,981 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 11,918 है। अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 76,703 रह गई है और इसके साथ ही रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.3% हो गया है, 94.3%। 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 157 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश सरकार जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था कर रही है और वर्तमान में जो मांग के अनुसार प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता समुचित है। इनफैक्ट हमारे कई जो अस्पताल और जो रिफिलिंग सेंटर्स हैं वो उनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन उपलब्ध है। कल जो है लगभग 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश में सप्लाई की गई थी। सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं और निजी अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। इसके साथ साथ भविष्य में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए लगभग 450 से अधिक ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मचे कोहराम के दौरान वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले कई ऐसे मरीज थे जिन्हें इसलिए जान गंवानी पड़ गई क्योंकि उन्हें वक्त रहते अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं मिल पाई। इसी से सबक लेकर और कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट से पहले तैयारियों को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद अब कानपुर नगर निगम ने अपने बदहाल अस्पतालों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। कानपुर में 3 अस्पताल और 41 डिस्पेंसरियां हैं नगर निगम के अधीन आती हैं, जिनमें से एक चाचा नेहरू अस्पताल में कामकाज फिर से शुरू हो चुका है। इसके अलावा बाकी अस्पतालों और क्लिनिक में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, जिसके लिए खुद डीएम और कानपुर के मेयर दौरे कर रहे हैं। देखो, हमारे नगर निगम 43 अस्पताल है, जिसमें ये जो अस्पताल जहां मैं खड़ी हूं ये बच्चों का अस्पताल है। 1960 से है ये बना और ये अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ 100 बेड का बच्चों का अस्पताल चलता था। अब किन कारणों से ये 97 में बंद हो गया ये मैं नहीं जानती, लेकिन इसके बाद तमाम प्रयास हुआ, चले अस्पताल नहीं अपना हुआ, लेकिन इस बार सद्य हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा इसको मैं चलाऊंगा और मैं इसमें जब से मैंने शपथ लिया था तब से मैं इसको चलाने के लिए मैं बिल्कुल परेशान थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। लोग मृत हो गए इसलिए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला, उपचार वक्त पे मिल जाता, बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती तो वो बचाए जा सकते थे। इन्हीं बेड्स की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और कानपुर के जिला प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश की है और शुरुआत की है। नगर निगम के जच्चा बच्चा अस्पताल में हम हैं। 1960 में इस अस्पताल को बनाया गया था और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये अस्पताल पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि 100 बेड का अस्पताल हुआ करता था और उसकी ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि ये कभी अस्पताल रहा होगा। के बाद नगर निगम ने इस अस्पताल के जीर्णोद्धार की बात कही है। मुख्यमंत्री से खुद मेयर प्रमिला पांडे ने बात करी थी और मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक करने आए तो
इस अस्पताल के बारे में उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये निकल कर के आया कि कुल मिलाकर के 3 अस्पताल और 41 डिस्पेंसरीज नगर निगम की हैं जो डंप पड़ी हुई हैं, उनको अब सही करना है, दुरुस्त करना है। उसमें सबसे पहले जच्चा बच्चा अस्पताल को दुरुस्त करने की बात कही गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। श्रावस्ती में वैक्सीनेशन टीम को देखकर ज्योत गांव के ग्रामीण अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम जमीनी हकीकत का पता लगाने गांव पहुंची तो मंजर अजीबोगरीब था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि गांव वालों को पता था कि चौबे ज्योत गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गई है, जिसके बाद लोग स्वास्थ्य टीम को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब ग्रामीणों के घर पहुंची तो महिलाएं बाहर निकलकर ये कह देती हैं कि घर में कोई नहीं। हम लोगों का जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनपदवासी जितने भी हैं सब टीकाकरण करा लें और सबको ये जानना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए केवल टीकाकरण ही उपयोगी है। और इस विषय में हम लोग सारे एएनएम, आशा और दूसरे डिपार्टमेंट के भी कोटेदार, तहसीलदार से सहयोग ले रहे हैं। धर्म गुरुओं की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, उनसे भी अपील करा रहे हैं ताकि हम लोग जो है टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लोग करा सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण से हो रही मौतों के बीच आपने देखा होगा कि लोग बीमारी से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर तक खरीद रहे हैं। लेकिन सहारनपुर में एक शख्स ने कोरोना के खतरे को देखते हुए चांद पर प्लॉट खरीद लिया। ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन 100% सच है। दरअसल सहारनपुर के हकीकत नगर में रहने वाले एक व्यापारी अश्वनी सुखीजा ने चांद पर प्लॉटिंग करने वाली कंपनी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की ऑनलाइन नीलामी में शामिल होकर मात्र 5 लाख रुपयों में 1 एकड़ का प्लॉट खरीदा है, जिसके बाद चांद पर जमीन की नीलामी करने वाली कंपनी की तरफ से अश्वनी सुखीजा को चांद पर उनके प्लॉट की रजिस्ट्री के दस्तावेज और जमीन का नक्शा भी भेज दिया गया है। चांद पर प्लॉट खरीदने के बाद क्या कहना है अश्वनी सुखीजा का, सुनिए। चांद पे ज़मीन खरीदने का असल मकसद ये रहा कि मेरा एक दोस्त रहता है, उसने भी लास्ट ईयर एक प्लॉट लिया, मतलब एक जगह ली थी वहाँ पे चांद पे, तो उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप भी लो भैया, आप भी लो। तो मैंने कहा चल भाई मैं भी देखता हूँ इसको। ख्याल कैसे आया लेने में? ख्याल कैसे, आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चलते हुए पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, लोग सब डरे सहमे बैठे हैं, तो इसके बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैंने जो है ये कदम उठाया है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मृत शिक्षकों के आश्रितों के खाली पदों पर नियुक्ति होगी। बीएड, टीईटी धारकों के अध्यापक पद पर नियुक्ति होगी। बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। राहत जरूर परिवारों को देने की कोशिश की गई है, ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है। मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान जिन शिक्षकों की मौत हुई थी उनके परिवारों को राहत देने की कोशिश। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कुछ कहता है ये फैसला? देखिए, निश्चित रूप से प्राची ये बहुत बड़ी राहत है शिक्षकों के लिए, क्योंकि जो भी मृतक आश्रित है उनको ये अक्सर मांग उठती रही है कि अगर कोई मृतक आश्रित है और उनके घर का जो जो मृतक है उसके घर का अगर आश्रित जो है वो अगर अर्हता पूरी करता है शिक्षक बनने की, तो उसे शिक्षक ही बनाया जाए। इसकी मांग लंबे समय से उठती रही और इस समय जबकि लगभग 1621 शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, इनकी सूची जो थी वो जब दी थी शिक्षक संघ ने कि कोरोना की वजह से इनकी मौत हुई, तो उसके बाद सरकार ने ये कहा कि मृतक आश्रितों को देखिए नौकरी तो मिलनी ही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि उसके अलावा भी जो राहत दी जा सकती है वो दी जाएगी। तो ये निश्चित रूप से ऐसे में एक बड़ा फैसला है। और सरकार ने देखिए इसमें ये नहीं किया है कि जो कोरोना से जिसकी मृत्यु हो रही है सिर्फ उसके लिए, बल्कि कोई भी मृतक आश्रित हो, अगर वो बीएड, डीएलएड या जिसे पूर्व में पहले बीटीसी कहा जाता था और उसने अगर टीईटी पास किया है, तो अगर अध्यापक बनने की अर्हता रखता है
तो फिर उसको शिक्षक बनाया जाएगा। अगर टीईटी उत्तीर्ण नहीं है तो उसे तृतीय श्रेणी की नियुक्ति दी जाएगी। निश्चित रूप से बड़ा फैसला होगा ये, जो बड़ी संख्या में शिक्षकों का भी निधन हुआ है, कारण कोई भी हो, लेकिन इस कोरोना काल में या उसके पहले जिनकी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं, जिनके घर के मृतक आश्रितों की, तो निश्चित रूप से उनको बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, जो पहले पूर्व में जो अधिकतर जो शिक्षक हुआ करते थे, उनके मृतक आश्रित जो होते थे, अगर शिक्षक का निधन हो गया तो टीईटी उत्तीर्ण न होने पर वो उच्च शिक्षित होने के बावजूद चौथे श्रेणी जो होती है, चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनको नौकरी मिलती थी। तो ऐसे में देखा जाए ये इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई पीजी करके बैठा है, वो कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री लिए बैठा होगा, टीईटी नहीं है तो वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनकर रह जाता था। लेकिन इस फैसले के बाद जैसी क्षमता, जैसी कैपेबिलिटी, वैसा उसको वहां पर सेवा योजित किया जाएगा, वैसा उसको नौकरी। बिल्कुल। गाजियाबाद से खबर है, जहां कोरोना संक्रमण को गांव-गांव तक फैलने नहीं देना है, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रशासन की तरफ से फायर कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि गांव में संक्रमण के वायरस को रोका जाए। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो ड्राइव थ्रू के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और इसी आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जिले में कई जगह ड्राइव थ्रू के तहत वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। नोएडा के सेक्टर 38 के जीआईपी मॉल में वैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है। स्वास्थ्य विभाग गाड़ियों में बैठे लोगों को वैक्सीन लगवा रहा है। हालांकि इस दौरान वैक्सीन के इंतजार में वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है।